नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम इग्नू बीएड एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानने वाले हैं। आपको पता होगा कि इग्नू ने बीएड के जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मार्क्स जारी कर दिए हैं। अब इसके आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, आज इस पे बात करेंगे। दूसरा, उसके अलावा आपने जो कमेंट किए थे उसके ऊपर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों, आज की इग्नू बीएड एडमिशन प्रोसेस में हम क्या क्या होने वाला है। तो मार्क्स शो ऑन इग्नू वेबसाइट, तो इग्नू ने जो मार्क्स है वो शो कर दिए हैं, तो ये बात तो हो गई। अब दूसरा है कि अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है। तो अब क्या होगा, रीजनल सेंटर कट ऑफ जारी करेंगे। अब जितने भी रीजनल सेंटर है, आपने जिस भी रीजनल सेंटर से फॉर्म भरा है वहां से अब कट ऑफ जारी होगी। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट जारी होगी, विथ मार्क्स जारी होगी। उसके साथ में वेटिंग की लिस्ट भी जारी होगी, कंफर्म की लिस्ट। ऊपर नाम कंफर्म के लिखे होंगे, जैसे होगा जनरल कंफर्म, फिर लिखा होगा जनरल वेटिंग, फिर ओबीसी कंफर्म, ओबीसी वेटिंग। इस प्रकार से लिस्ट बनी होगी और कट ऑफ मार्क्स जारी होंगे। आप लोगों का नाम उस लिस्ट में आ रहा है तो इसका मतलब आपका चयन हो गया। ये प्रत्येक रीजनल सेंटर अलग अलग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक रीजनल सेंटर की कट ऑफ मार्क अलग अलग रहेगी। जोधपुर जयपुर के बारे में लगभग 70 के आसपास रहती है, कभी 71, कभी 69। उसी प्रकार से लगभग अन्य जगह पर भी इतनी ही कट ऑफ रहेगी मेरे हिसाब से। उसके बाद में नंबर आता है काउंसलिंग का। अब क्या होगा कि जिन जिन लोगों का उस कट ऑफ लिस्ट में नाम होगा उनको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उससे पहले इग्नू आपको एक ऑफर लेटर भेजेगा जिसके अंदर आपका नाम लिखा होगा, आपकी रैंक लिखी होगी, काउंसलिंग सीरियल मतलब, और आपके मार्क लिखे होंगे। और इधर सारे डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या तैयार करने हैं, क्या क्या फॉर्म फिलअप करना है, उसके बारे में जानकारी दी गई होगी। वो लेटर मिलने के बाद और एक डिसाइड हो जाएगी आपकी कि कौन सी तारीख को आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं। तो चलिए उसमें से इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो हो जाती है कि आपको जिस भी कैटेगरी से आपने आवेदन किया है उस कैटेगरी का आपके पास में सर्टिफिकेट होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपका सिलेक्शन जनरल से होता है तब तो भले ही आपकी कोई भी कैटेगरी हो, वहाँ सर्टिफिकेट नहीं हो तब भी चल जाएगा। लेकिन आपके पास अगर आपका सिलेक्शन कैटेगरी से हुआ है जिससे आपने आवेदन किया था तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास में होना अनिवार्य है। दूसरा है डीडी, डिमांड ड्राफ्ट जो है वो आपको बनवाना पड़ेगा। जो पहले तो उसकी जो फीस थी वो 55,000 थी, अब पता नहीं कितनी है। जितनी भी है वो डिमांड ड्राफ्ट आप तैयार करवा सकते हैं। वो वेटिंग वालों को भी करवाना है। अगर आपका अंत में चयन नहीं होता है तो आपकी फीस आपको वापस लौटा दी जाएगी। और तीसरा है अनुमति पत्र। आपको 2 स्कूलों के अनुमति पत्र भर के आपको वहाँ पर साथ में अटैच करने पड़ेंगे फॉर्म के साथ में, क्योंकि जब आपकी इंटर्नशिप शुरू होगी तो आप पहला विद्यालय कौन सा चूज करोगे और दूसरा विद्यालय कौन सा होगा। पहले विद्यालय का मतलब ये कि फर्स्ट ईयर की जो इंटर्नशिप होगी वो आपकी 28 दिन की होगी। उसमें से 21 दिन की जो इंटर्नशिप है, 21 या 22 दिन की, वो आपको सरकारी स्कूल में करनी पड़ेगी जो भी आप चूज करते हैं स्कूल। और जो दूसरी स्कूल है वो होगी प्राइवेट स्कूल, उसमें आपको 6 या 7 दिन की इंटर्नशिप है वो प्राइवेट स्कूल में करनी पड़ेगी। 22 + 6 यानी 22 दिन की इंग्लिश अपने आप कहते हैं सरकारी स्कूल में और 6 दिन की आप प्राइवेट स्कूल में। जो सरकारी विद्यालय वाली है वो तो लगभग आप खुद की स्कूल ही चूज करोगे। यदि वो 5वीं से अधिक है, मतलब अपर प्राइमरी है, सेकेंडरी है या सीनियर सेकेंडरी है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्राइमरी विद्यालय में लगे हैं तो आपको किसी दूसरे विद्यालय की हेडमास्टर से सील और साइन करवा के अनुमति पत्र भर के बाद जमा करवाना पड़ेगा और एक प्राइवेट स्कूल का जमा करवाना, ताकि आपकी जो इंटर्नशिप उस समय शुरू होगी तो उस समय उस स्कूल के नाम से आदेश वहाँ से रीजनल सेंटर से जारी किए जाएंगे। आप बाद में स्कूल चेंज भी करवा सकते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करें तो उसमें आपकी ईमेल आईडी आप सही डालें, क्योंकि इग्नू का ज़्यादातर जो संवाद जो होता है आपस में स्टूडेंट के साथ में वो इग्नू के माध्यम से होता है। आप कॉल करते हैं शायद रिसीव ना हो, लेकिन आपको इग्नू का आपको 101% रिप्लाई आएगा, इग्नू का मेल के ऊपर आएगा। इसलिए अपनी मेल जो आईडी है वो आप ठीक ढंग से भरें। अब बात है उसके बाद में जब आपको काउंसलिंग में जाओगे, डॉक्यूमेंट लेके सारे फॉर्म फिलअप करके वहीं पे फॉर्म में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आपकी है, कंपलसरी सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर के कौन से होंगे, सेकेंड ईयर के कौन से हैं, उसमें से आप ऑप्शनल कौन कौन से लोगे वो इसमें आपको भरना है। उसके अलावा आपको फिर उसी फॉर्म में स्टडी सेंटर भरवाया जाएगा कि आपको स्टडी सेंटर कौन सा लेना है। जैसे आप जोधपुर जा रहे हो तो जोधपुर के अंदर 3 स्टडी सेंटर है, प्रॉपर जोधपुर के अंदर की बात कर रहा हूँ। जोधपुर के अधीन में तो फिर उदयपुर का विद्या भवन भी आता है, नागौर का भी आता है, बीकानेर का भी आता है। तो ये स्टडी सेंटर आप सेलेक्ट करोगे तो वो स्टडी सेंटर फिर आपको इंटर्नशिप की कागज जमा करवाने में, आपके असाइनमेंट जमा करवाने, वही स्टडी सेंटर आपके काम में आएगा। उसके बाद वहां अंदर जाओगे, आप फॉर्म पूरा फिलअप करके आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वहां पर बैठे होंगे, आपको 10-10 की ग्रुप में बुलाया जाएगा। पहले दिव्यांग जो हैंडीकैप्ड है उनकी काउंसलिंग होगी, उसके बाद कंटिन्यू चलेगा। ऐसा नहीं कि महिलाओं को पहले बुला दिया, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें आपकी वो सीरियल होगा, जनरल वाले पहले आएंगे, फिर ओबीसी वाले, फिर एससी एसटी, मतलब जो आपकी रैंक है उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। भले आप किसी भी कैटेगरी को, आपका सिलेक्शन यदि जनरल से हुआ तो आपकी काउंसलिंग पहले होगी। इसमें फायदा तो सिर्फ इतना है कि आप अपनी मनपसंद का स्टडी सेंटर है वो चूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक स्टडी सेंटर के ऊपर फिक्स सीटें होती है। तो वो अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आपको वो स्टडी सेंटर जो आपकी इच्छा है वो आपको मिल जाएगा।
अब जब अलर्ट हो जाएगा स्टडी सेंटर, तो स्टडी सेंटर अलर्ट में करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप वही करें जो वहाँ आप देख लें कि रूल्स और रेगुलेशन क्या है, वहाँ की स्ट्रिक्टता कितनी है। जैसे कि जोधपुर में काबरा कॉलेज है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो दूसरी कॉलेज है उसकी उसकी तुलना करें, तो आप वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। फिर उसके बारे में वहाँ आप जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में वहाँ एजुकेशन सेंटर के डायरेक्टर बैठे होंगे, 2-4 प्रोफेसर बैठे होंगे, वो आपसे थोड़ी सी पूछताछ कर लेंगे आपको कौन सा सेंटर चाहिए वो। और वहीं हाथों हाथ आपको एक आईडी कार्ड मिल जाएगा और उसके ऊपर आपके इनरोलमेंट नंबर लिखे होंगे, अलर्ट इनरोलमेंट नंबर, यानी उसी आईडी कार्ड के ऊपर आपकी इनरोलमेंट, आपका स्टडी सेंटर का नाम, आपके इनरोलमेंट नंबर लिखे होंगे। वो इनरोलमेंट नंबर ही आपके 2 साल में सब जगह काम आने वाले, वही आपके रोल नंबर रहेंगे, वही आप ऑनलाइन काम करोगे, अलर्ट जो भी आप काम करोगे उसी इनरोलमेंट नंबर के ऊपर होने वाला है। तो साथियों, इनरोलमेंट नंबर मिलने के बाद आप 10 दिन बाद फिर सर्च करोगे तो इग्नू की साइट पे जाके तो आपको पूरा बायोडाटा है वो मिल जाएगा। टाइम लिखता है थोड़ा सा, तो इसमें आप टेंशन ना ले, 10-15 दिन में वो अपडेट हो जाता है। उसके बाद में सब ये होने के बाद में आप वहाँ से जा सकते हैं, आप वो आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, फिर आराम से 2-4 महीने आप रेस्ट कीजिए। उसके बाद में फिर आपके बीएड का काम शुरू हो जाएगा। फिर आपकी बीएड तो उसी समय जिस समय आपको इनरोलमेंट नंबर अलर्ट होते हैं उस समय शुरू हो जाती है, लेकिन आप 5-6 महीने आराम से रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा बीएड, मतलब आपको काम करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो सबसे पहला काम ये होगा कि आप शुरुआत करेंगे तो वो जो स्टडी सेंटर है वहाँ से आपकी बात बता रहा हूँ मैं, वो होगा आपका इंटर्नशिप से शुरू। आपको आदेश आएगा, उसमें आपका नाम होगा, स्कूल का नाम होगा कि आपको यहाँ से अपनी इंटर्नशिप है वो शुरू करनी है। डेट आप वो आदेश होने के बाद में कभी भी आप इंटर्नशिप शुरू कर सकते हैं 2-4-5 दिन में। वहाँ जब आप इंटर्नशिप शुरू करेंगे तो एक तो वहाँ से लेटर निकालना है कि भाई आपने इंटर्नशिप शुरू कर दी है इस तारीख से। फिर जब आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी तो वहाँ से प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा आपको कि आपकी इंटर्नशिप पूर्ण हो गई। इसके बीच में आपके बहुत सारे दस्तावेज लगते हैं, इसमें बहुत सारा आपको इग्नू में लिखना बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको लिखने के शौकीन है तो आपको इग्नू आपके लिए सूटेबल होगा। आपको प्रत्येक दिन की 22 दिन का आपका, अगर वो सरकारी स्कूल का है तो उसमें 22 दिन का आपको एक चिंतन सी डायरी बनानी पड़ेगी। प्रत्येक दिन आपने क्या किया, कैसे बच्चों को पढ़ाया, आपको लेसन बनाने पड़ेंगे। अदर एक्टिविटीज़ में बहुत सारी होती है। आपको जो बुकलेट आपकी दोनों साल की एक साथ में घर पे आएगी, टुकड़ों में भी आ सकती है, तो उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों की इंटर्नशिप के लिए जो डायरियाँ आती है वो आएगी कि आपको करना क्या क्या वो उसमें बताया गया हुआ है। तो वो आप वहाँ से देख के आप कर सकते हैं। बाकायदा आपको रीजनल सेंटर से भी हेल्प मिलेगी, आपको स्टडी सेंटर से भी इसके बारे में बहुत हेल्प मिलती है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है, वहाँ के थ्रू आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। उसके बाद में असाइनमेंट आते हैं। आपके असाइनमेंट हर साल के 2 साल के आपको लिख के जमा करवाने हैं, फर्स्ट ईयर के सेकंड ईयर के। तो उसमें 7 सब्जेक्ट जो फर्स्ट ईयर में होते हैं, 5 सब्जेक्ट जो है वो सेकंड ईयर में होते हैं। तो उनके असाइनमेंट लिख के आपको आपके रीजनल सेंटर पे, आपकी स्टडी सेंटर पे जमा करवाने होते हैं, तो उसके अलग से आपको ग्रेड मिलते हैं। उसके बाद आपको वर्कशॉप की जो एक्टिविटी जितनी भी आपने की है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ जमा करवाने पड़ेंगे। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज आता है तीसरा, वो है वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है, वो तीसरे नंबर पे भी हो सकता है और चौथे नंबर पे भी। अगर चौथे नंबर की बात करें, 4 फेज होते हैं मान लीजिए। पहला आपका इंटर्नशिप हो गया, आपका असाइनमेंट हो गया, उसके बाद में आपका हो गया वर्कशॉप या फिर आपके फाइनल एग्जाम फर्स्ट ईयर के या सेकंड ईयर के। फर्स्ट ईयर के एग्जाम पहले भी हो सकते हैं, वर्कशॉप उसके बाद भी हो सकती है, तो वो कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है। लेकिन फर्स्ट ईयर का एग्जाम आप तभी दोगे जब आपका 1 साल पूरा हो जाएगा। वैसे एकेडमिक एग्जाम इग्नू साल में 2 बार करवाता है, लेकिन आप पहली बार तभी एग्जाम दोगे जब आपका 1 साल पूरा हो जाए, क्योंकि इसकी लिमिट 2 साल, अधिकतम न्यूनतम में अधिकतम 5 साल है। तो 2 सालों में आप अपनी बीएड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 1 साल में ही दोनों सालों के एग्जाम दे दे, ऐसा नहीं होगा। जनवरी 2023 में आपकी बीएड शुरू होगी, तो दिसंबर 2023 वाली जो एग्जाम होगा उसमें आप बैठेंगे, और दूसरे साल दिसंबर 2024 के अंदर जो आपका एग्जाम होगा उस समय आप सेकंड ईयर का एग्जाम देंगे। यानी 23-24 में आपकी, 24 एंड में, 25 में आपकी जो बीएड है वो पूरी मानी जाएगी। इसके बीच में वर्कशॉप होगी 2, फर्स्ट ईयर की भी होगी, सेकंड ईयर भी होगी। फर्स्ट ईयर की पहले होगी, इसलिए आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वर्कशॉप में आपको भाग लेना बड़ा ज़रूरी है। वर्कशॉप में के बिना आपका कुछ भी डॉक्यूमेंट, भले आप पूरी बीएड कर ले, वर्कशॉप के सर्टिफिकेट के बिना आपका काम नहीं माना जाएगा। ये 12 दिन की होती है, ऑफलाइन होती है। आपको वहाँ जो आपका स्टडी सेंटर होगा वही इसको करवाएगा और आपको वहाँ जाके उपस्थित, यानी 12 दिन कंटिन्यू आपको वहाँ रहना है। ये डिपेंड करता है आपके स्टडी सेंटर पर कि वो किस समय इसके आदेश जारी करता है, ताकि लगभग गर्मियों की छुट्टियां में भी बहुत सीखने को मिलता है। इग्नू एक मामले में, इस मामले में बड़ा नियमों का पाबंद है कि वो हर काम अपने नियमों से करता है, उसमें कोई ढील नहीं। बाकी आपको सपोर्ट पूरा मिलता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है उसमें, तो ये कर सकते हैं। ये मैं चीज़ें आपको ये 9वें पॉइंट की बता रहा हूँ, सब इन बीएड प्रोग्राम के अंदर बात कर रहा हूँ कि बीएड में होगा क्या। तो 4 फेज मैंने बता दिया आपको। पहला फेज आपका इंटर्नशिप का, दूसरा फेज आपका हो गया क्या कहते हैं, असाइनमेंट, जो आपको लिख के ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना पड़ता है पेपर, प्रश्न पत्र, उसको फिर लिख के उसके उत्तर आपको जमा करवा दें स्टडी सेंटर पे। तीसरा है आपका वर्कशॉप वाला या फिर आपके एग्जाम, और अगर तीसरे पे वर्कशॉप होती है पहले तो कोई बात नहीं, तो फिर चौथे पे वर्कशॉप हो जाएगी और पहले आपके एग्जाम हो जाएंगे। ये सब होने के बाद फिर आपकी सेकंड ईयर शुरू हो जाएगी। सेकंड में भी ये प्रोसेस चलेगा, असाइनमेंट जमा करवाने हैं, इंटर्नशिप होगी, वो हो जाएगी आपके 96 दिन, कम से कम बहुत ज़्यादा
चिन्ह दिन की होगी, उसमें आप केवल वो सरकारी विद्यालय में करनी है। तो आप अगर बड़ी स्कूल में लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत जैसी बात आती नहीं है। बाकी थोड़े से अगर प्राइमरी में है तो फिर वहाँ तो आप अपना लेसन दे नहीं सकते, तो फिर दूसरी स्कूल में जाना पड़ता है। उसके लिए थोड़ा सा उसी स्कूल को आप चूज़ करें जहाँ से आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, जाके हेडमास्टर प्रिंसिपल से। उसके बाद में वही फिर वर्कशॉप हो जाएगी। लास्ट में वर्कशॉप होने के बाद एग्जाम देने के बाद आपका ग्रेड सिस्टम अपडेट हो जाता है, आपकी बीएड पूरी हो जाएगी। मैं इस मामले में कह सकता हूँ कि 2 साल में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी बीएड कब हो गई है, लेकिन जब आप थोड़ा सा वर्क करेंगे तो वो आपको ज़्यादा लोड लगेगा। एक तो इसमें क्या कि उसकी किताबें बहुत लेंथी आती है, उसमें ढूंढ के प्रश्न लिखने पड़ते हैं। एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है, क्योंकि इग्नू में आप जैसा लिखेंगे वैसे ही नंबर आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा नंबर ऐसे ढीले हाथ से आपको नंबर वहाँ नहीं मिलते हैं, आपको बहुत स्ट्रिक्टनेस से नंबर मिलते हैं। इग्नू आपको सिखाता बहुत ज़्यादा है। कोटा और इग्नू में यही फ़र्क है। ये सब होने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी बीएड पूरी हो जाएगी। विश्वास कीजिए, इग्नू से आप बीएड करें तो आपका अच्छा निर्णय है, आप बीएड कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको दुख मतलब आप थोड़ी सी परेशानी में तब पड़ोगे जब आपके यहाँ लिखने का काम आएगा। लिखना बहुत ज़्यादा होता है इग्नू के अंदर। वर्कबुक होगी उस वर्कशॉप होगी उस समय लिखना पड़ेगा, इंटर्नशिप में आपको लिखना पड़ेगा, असाइनमेंट आपको बड़े बड़े लिखने पड़ेंगे, वो चीज़ें। बाकी आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। सिर्फ 12-12 दिन के 2 आप मान लें कि आपको वहाँ उपस्थित रहनी पड़ेगी 24 दिन का। उसके अलावा कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे आपके पास में आप अपना एग्जाम सेंटर ले सकते हैं। जैसे आप जालोर में मैं हूँ तो जालोर के पास में मैं सिरोही जालोर में से कोई भी ले सकता हूँ, जो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इनका एग्जाम सेंटर होता है, तो कोई दिक्कत जैसी बात है नहीं। लगभग 70 के ऊपर वाले नंबर आते हैं, उनका कंफर्म हो जाता है और उन 70-68 तक ये वेटिंग निकाल के हो जाता है। तो ये हो गई इग्नू बीएड की बात। और उसके अलावा आपने बहुत क्यूरी किया, आपने लिखा था कि भाई किसी के 70 तक नंबर आए लखनऊ मिले। अगर आपने लखनऊ भरा है, चलिए अब आ जाते हैं अदर क्यूरी पर। जैसे एक ने किसी साथी ने कमेंट किया था कि उनको लखनऊ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 77 नंबर तो 100% 77 पे तो होना चाहिए अगर आपने लखनऊ रीजनल सेंटर से फॉर्म भरा है तो। कोई लिख रहा है कि किसी ने लिखा था कि भाई ऐसी कैटेगरी गलत भर दी थी। तो देखो, कैटेगरी तो चेंज होनी मुश्किल है। आप एक बार हेल्प सेंटर पे बात कर लें इग्नू की, और इग्नू के संबंध में जितनी भी समस्या आ रही है आप उनको मेल कीजिए, आपको 100% जवाब मिलेगा। आप कॉल कीजिए, आपको दिल्ली हेडक्वार्टर पे अब तो कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपको रीजनल सेंटर अलॉट नहीं हो जाता तब तक उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अब आप सीधा कॉन्टैक्ट है अपने इग्नू हेडक्वार्टर से कीजिए। उसके बाद आपकी जब आपको आपकी बीड शुरू हो जाएगी तब जिम्मेदारी बन जाती है रीजनल सेंटर की, तो वो आपकी उस समय पूरी मदद करेंगे। और वीओएम की कट ऑफ के बारे में बहुत चर्चा हो रही थी, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कल टाइम अभी नहीं मिल रहा है थोड़ा सा, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। तो कुल मिला के ये बीएड के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी। और उसके अलावा भी कोई आपकी क्यूरी हो तो आप कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेंगे। एक निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं कम्युनिटी पोस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब लिख के आपको नहीं बता पा रहा हूँ, तो बार बार मुझे वीडियो बनाने पड़ रहे हैं। अगर मेरे सब्सक्राइबर थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उसके बाद में मैं कम्युनिटी पोस्ट यूट्यूब मुझे खोल देगा, पोस्ट के लिए मेरी जो ये चैनल खुल जाएगा, तो फिर मैं वो आपको लिख के मैं तुरंत बता सकता हूँ कि भाई ये चीज़ें इसमें होने वाली है। और साथियों, निवेदन है इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके अलावा और भी मैं वीडियो बताऊंगा कि कोटा और इग्नू में से दी बेस्ट कौन है। आप अगर दोनों में से किसी एक को चूज़ करने का आपको मौका मिल जाए तो आपको क्या चूज़ करना चाहिए, दोनों की चीज़ें बता दूंगा मैं। और उसके अलावा और भी कंपटीशन के एग्ज़ाम जैसे RAS वगैरह है, राजस्थान गवर्नमेंट के एग्ज़ाम होते हैं, कॉलेज लेक्चर के वगैरह, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं।